अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस क्लासेस। तो क्विंटेसेंस अपना पहली बार कश्मीर में मेंटरशिप सेशन और मेंटरशिप का पूरा 1 साल का प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें जितने भी बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको टेस्ट चाहिए, उनको कंटिन्यूअस मेंटरिंग चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे इस्तेमाल करना है अपने आंसर्स में, उनको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की एनरिचमेंट कैसे करनी है, नोट्स को बेहतर कैसे बनाना है, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें इस मेंटरशिप प्रोग्राम में हम आज शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्विंटेसेंस 360। ये 360 इस तरीके से बिकॉज इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक की स्टेज तक का आपका कंटिन्यूअस मेंटरशिप होता रहेगा। अब ये हम पहली बार 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में ये पॉसिबल है, आप आ सकते हैं इसमें, और ये आपका शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, मैं इस चीज ठीक हूँ। आप यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम से शुरू किया आपने प्रिपरेशन अपनी, और अभी तक क्या क्या खत्म किया है, अप्रोच क्या है, एग्जाम देना है, थोड़ा उसके बारे में बताओ। जी सर, सो मार्च एंडिंग में आई जॉइंड एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 months। और मेरे 2 कंपोनेंट्स हो गए, ज्योग्राफी एंड एथिक्स। सो करंटली आई एम स्टडीइंग पॉलिटी एंड वी आर आल्सो डन विद कॉम्प्रिहेंशन सीसैट का, एंड साइड बाय साइड हम मैथ्स भी कर रहे हैं सीसैट का एंड आंसर राइटिंग। तो जो सब्जेक्ट आपके हो गए हैं वो है एथिक्स और ज्योग्राफी जी सर। और एग्जाम कब, अभी आप अंडरग्रेड है? Sir, I just got done with my graduation. I got my results yesterday, but degree नहीं मिली अभी। ठीक है, तो एग्जाम कब देना है आपको? सर अभी तो नहीं देना, अभी कंपोनेंट सब अच्छे से करेंगे बिकॉज अभी टारगेट क्या है आपका फिर भी? सर तो लेट्स से प्रिपरेशन तो है, जैसे कोर्स खत्म या आपका मेजर सिलेबस खत्म होने में ही लगभग 15-16 महीने लग ही जाते हैं। यस सर। तो हाँ, उस हिसाब से अगला अटेम्प्ट तो होगा नहीं आपका। नो सर, आई थिंक तो 2027 टारगेट कर रहे हो आप? यस सर, 2027। ठीक है। तो अभी जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए उसपे बाय कंप्लीशन व्हाट डू यू मीन? आपने लेक्चर्स कंप्लीट किए, नोट्स बना लिए, या फिर यू आर डन विद योर प्रीवियस क्वेश्चंस और जितना भी उसका कंटेंट है वो सब? So with ethics, I'm done with the note making part and also with one revision. But previous year questions abhi nahi kiye because there were a lot of distractions and college was one of them. College ही था mostly. और उसके बाद जो geography है उसमें मैं कर रही हूँ अभी lectures में, उसमें हो रहा है, ख़त्म होने वाला है बिल्कुल, और side by side questions भी कर रही हूँ। but अभी मतलब कंप्लीट हो गया है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट इन अ सेंस कि मैंने अभी क्वेश्चंस वगैरह उसमें नहीं किए, ना ही रिविजन किए कंप्लीट। बट ट्यूशन के हिसाब, कोचिंग के हिसाब से 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं। देखो, ट्यूशन के हिसाब से जो भी हो रहा है वो तो हो ही जाएगा वो, बट आपका खुद का सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। और खुद का सब्जेक्ट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपने उसके 2013 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, और उसमें जितना सारा कंटेंट है प्री का, मेंस का, वो सब आपको एक जगह पर जमा करना है। जब तक आपका ये काम नहीं होगा तब तक आप उस पर फिर एडवांस लेवल पे क्रीम और करंट अफेयर का जो स्लाइड टच होता है वो डाल नहीं पाएंगे आप उसमें। तो आपका फिर अगले साल या उसके अगले साल का फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका स्टैटिक कमजोर होगा। तो व्हाट बाय कंप्लीशन ऑफ अ सब्जेक्ट व्हाट वी मीन इज दैट यू आर डन विद ऑल ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चंस प्रायर आफ्टर 2013 टिल 2025। और ये काम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ वी एनालाइज द पेपर यूपीएससी के, अगर हम सिर्फ 2013 से 2025 तक के सिर्फ पीओआईक्यूज ही कर ले तो हमारा लगभग 80% का सिलेबस पीओआईक्यू से ही कवर हो जाता है। 80% सिलेबस इज डन थ्रू पीओआईक्यूज ओनली। तो प्रीवियस क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस, एंड व्हाट इट हेल्प्स इन आल्सो इज दैट कि जैसे ही आप प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपका मेंस का पीओआईक्यू का कंटेंट आप तैयार कर लेते हैं, पीओआईक्यू कंटेंट ऑफ मेंस आल्सो, उसके कंटेंट के बेसिस पे यू कैन यूज ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो वो आपको फ्यूचर वाले एग्जाम में भी हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब फिर से आएगा नहीं तो ये कंटेंट में जाया हो रहा है, बिल्कुल जाया नहीं हो रहा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंटेंट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। तो आपने एक पूरा एक उसका नोटबुक बना लेना है कि भाई ये सारे क्वेश्चन है, इसको मैंने एक एक करके सॉल्व किया और उसका कंटेंट भी बना लिया।
आंसर राइटिंग आपने कितना शुरू किया अभी तक? कुछ लिखा आपने अभी तक? यस सर, बट वेरी लेस, क्योंकि हमारी आंसर राइटिंग की आई गेस 3 क्लासेस हो गई है अभी तक, और उससे पहले जो भी आंसर्स लिखे थे मतलब वेग तो नहीं थे, बट देन अगेन उनमें बहुत सारी ये थे, ऑलमोस्ट वो 90% वो होता था, मतलब सही नहीं होता था, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं होता था। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैं फ़िलहाल आंसर्स ना लिखूं उस टाइम पे, तब 1.5 महीना हो गया था। तो उसके बाद आई यूज्ड टू राइट लाइक एसेज वगैरह, क्वेश्चंस ऐसे ही बिल्कुल, सो दैट आदत पड़ जाए पहले मुझे। तो आंसर्स का मैं फ़िलहाल अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंपोनेंट ही खुद लाइक पर्सनल लेवल पे वो ख़त्म करूँ पहले। जब मेरा वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं उसके साथ साथ तो मैं आंसर्स कर रही हूँ। जब मेरा पूरा कंपोनेंट हो जाएगा उसके बाद मैं साथ साथ क्लासेस भी देखे आंसर्स भी लिखूँ। फॉर एग्जांपल पॉलिटी अभी हमारा चल रहा है, पॉलिटी 1 एंड पॉलिटी 2, उसके लाइक अकॉर्डिंग टू दैट सर हमें उसके बिल्कुल साथ साथ क्वेश्चंस दे रहे। परसों भी एक असाइनमेंट दिया था डिसाइफर वगैरह करने का, तो इट्स हेल्पिंग अ लॉट। तो मैं पॉलिटी में बिल्कुल वो साथ साथ रख रही हूँ, और साइड टू साइड मैं वही ज्योग्राफी का वैसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। देखो महशीद, एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा आपको कि जैसे हम सब्जेक्ट्स को जैसे हमने कैटेगराइजेशन किया है, तो हमने आपको पॉलिटी एज अ वन सब्जेक्ट हम कवर करा रहे हैं, बट डोंट लुक एट दिस सब्जेक्ट एज अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट कि भाई एक पॉलिटी का पूरा सब्जेक्ट है जिसको पहले खत्म करना है और फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे। डिवाइड द सब्जेक्ट इनटू थीम्स, ठीक है ना। थीम्स मतलब क्या कि जब आप एनालाइज करते हैं पेपर्स को, पुराने पेपर्स को एनालाइज करते हैं, तो यू गेट सम पॉलिटी के अंदर लेट्स से यू गेट दीज 20 थीम्स, दीज आर द 20 थीम्स जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस की 20 थीम्स है। बाय पॉलिटी वी मीन दीज 20 चैप्टर्स। तो आपने क्या करना है कि आपने उस पॉलिटी के पूरे सेक्शन को डिवाइड करना है 20 थीम्स में, और फिर एक एक थीम कवर करनी है। जैसे मान लीजिए आपने लेट्स से पॉलिटी 1 में सिटीजनशिप कवर कर लिया। अब सिटीजनशिप अगर कवर हो गया तो आपकी एक थीम कंप्लीट हो चुकी है। Right. तो आप इंतजार मत करो कि पॉलिटी खत्म कब होगा और उसके बाद यू स्टार्ट राइटिंग। नहीं, आपका अगर सिटीजनशिप खत्म हो चुका है तो कंटेंट ऑफ सिटीजनशिप इज डन, तो द क्वेश्चंस ऑफ सिटीजनशिप हैव टू बी कवर्ड एट दैट मोमेंट ओनली। बिकॉज अगर आप लास्ट पे वो करना शुरू करोगे वो काफी बैकलॉग बढ़ जाएगा उससे। तो yes, करना, हाँ, आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट आंसर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू क्रिएट द कंटेंट एंड कंसल्ट प्रीवियस क्वेश्चंस। सिटीजनशिप पे आप निकालो 2013 से लेकर 2025 तक कितने सारे क्वेश्चंस अभी तक सिटीजनशिप पे आए, उसका कंटेंट अपने आंसर्स में डालो, अपने नोट्स में डालो। इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बैकलॉग है वो खत्म होता रहेगा, एंड कल को जब आप पेपर देखोगे भी एक्चुअली में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही इंस्पायर्ड होता है समहाउ, तो आपको डर नहीं लगता है पेपर को देखकर। बाकी आंसर राइटिंग, वो फ्लॉलेस आंसर राइटिंग डेवलप करने में इट विल टेक यू अराउंड 6 to 8 months अगर आप आज शुरू करोगे। बट ये है कि पहले कंटेंट अच्छे से डेवलप होना चाहिए अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ हैं। थीम वाइज तोड़ो उसको। जैसे आपने पॉलिटी 2 में आई गेस यू माइट हैव स्टार्टेड विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स। यस, तो सेपरेशन ऑफ पावर इज अ थीम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो व्हाइल यू आर कवरिंग द थीम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, आपका वो थीम कंप्लीट हो गया, उधर ही उसके क्वेश्चंस खत्म करने हैं प्री के मेंस के, और उसका कंटेंट एक बार तैयार कर लेना है अच्छे से, और उसको उसी तरीके से स्ट्रक्चर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन, व्हेन यू मेक अ कंटेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, जैसे मेंस का जब आप कंटेंट बनाते हैं तो यू मेक दैट कंटेंट as if it's a structure of an answer। तो उस कंटेंट में क्या करना है कि सेपरेशन ऑफ पावर पे यू थिंक अबाउट दैट कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर पे कैसा सवाल है, और यू क्रिएट सम 2 or 3 इंट्रोडक्शंस ऑन दैट थीम कि ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर पे आई लुक्ड एट दीज 4 क्वेश्चंस, ये प्रीवियस क्वेश्चंस आए, तो हाउ डू वी राइट एन इंट्रोडक्शन टू दीज 4 क्वेश्चंस। तो आप कंसल्ट करें इंटरनेट को या कारिफ सर को जाके कंसल्ट करें, सर इसका इंट्रोडक्शन ऐसा ऐसा बन सकता है। 3-4 इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने, तो वो आपका हेडिंग बनना चाहिए कि जब आपके सेपरेशन ऑफ पावर के नोट बनेंगे, शुरुआत में 3-4 इंट्रोडक्शन लिख लिया आपने सेपरेशन ऑफ पावर की, फिर उसका बॉडी। तो आपने जब क्वेश्चंस देखे कि सेपरेशन ऑफ पावर पे किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन बॉडी में वो सारा कंटेंट कवर करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो आपका बॉडी तैयार हो जाएगा, और उसी क्रम में उसी सीक्वेंस में लिखना है जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस तरीके से आपका जैसे सेपरेशन पावर की चैलेंजेस, तो चैलेंजेस डाल दिया आपने, ठीक है ना, फीचर्स डाल दिया आपने। तो इस तरीके से आपने उसको डिवाइड करना है अलग अलग सब थीम्स में, और फिर जाके कंक्लूजन के 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, तो 2-3 अलग टेम्पलेट्स बनाने हैं कंक्लूजन के। जब आपका नोट एक आंसर के फॉर्मेट में होगा तो ये बहुत ईजी हो जाता है फिर आंसर राइटिंग करना, बिकॉज आपका नोट मेकिंग जैसा होगा वैसा ही आंसर राइटिंग होता है। तो डोंट टेक दीज 2 थिंग्स सेपरेटली कि भाई नोट आप बना रहे हैं पैराग्राफ के थ्रू, जैसे ऐसे लिखा जा रहा है, और आप यहाँ से आंसर राइटिंग कर रहे हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट पे, तो ये दोनों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नोट जब आप मेंस का बनाएंगे तो वो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के हिसाब से ही नोट होना चाहिए,
तो ताकि आंसर राइटिंग में बड़ा इजीली आप उसको Easy. इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये चीज, हाँ, ये चीज थीम वाइज करनी है, उससे इंशाल्लाह फायदा होगा। पीवाईक्यूज को छोड़ना नहीं, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, सर कराते होंगे आपको क्लास में। सर वो हम बिल्कुल हाँ। साथ साथ, और रिसेंटली दे कंडक्टेड एन एग्जाम एज वेल, प्रीलिम्स टाइप का था वो, उसके वो सारे प्रीवियस ईयर 2013 से अभी तक के वो सारे कर लिए थे घर पे भी और पेपर में भी, तो इट डिड हेल्प। और अभी आंसर राइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उसका, बट आई एम स्टिल ट्राइंग। जैसे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सर भाई आंसर लिखने में वो स्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा है। देखो अभी नहीं बनता नहीं है, देखो मैं आपको ऐसे समझा सकता, पहले तो इस चीज का स्ट्रेस मत लो आप। आंसर राइटिंग में क्या होता है कि आपके पास मेंस का जब तक नोट तैयार नहीं होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। सी GS3 में there is a line that is written in General Studies 3, that is फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। फिर या फिर लिखा, एक और लाइन लिखा है एग्री मार्केटिंग, ठीक है, तो उसका आपको बताना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। अब जब आप मेंस की तैयारी करते हो और मेंस का आपको आंसर राइटिंग करना है, तो उससे पहले, लिखने से पहले आंसर राइटिंग का नोट तैयार होना चाहिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर नोट कैसे बनेगा, जैसे ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का थीम आप कवर करोगे, सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए कि फूड प्रोसेसिंग पे ये 5 क्वेश्चन अभी तक आए हैं और इन 5 क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछी गई है, तो इन 5 में मैं कैसा इंट्रोडक्शन लगा सकती थी। तो आपने सबसे पहले वो 5 इंट्रोडक्शन अपने नोट में डाल देने कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये इंट्रोडक्शन आएगा, ऐसा इंट्रोडक्शन आएगा, ऐसा इंट्रोडक्शन आएगा। सर आपको कारिफ सर उसमें हेल्प करेंगे कि इंट्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो आपने 4-5 इंट्रोडक्शन लिख लिए, वो आपने एक नोट बना लिया कि भाई इंट्रोडक्शन अगर फूड प्रोसेसिंग का क्वेश्चन जैसे ही आएगा इस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। उसके बाद आपने बॉडी निकाली, फिर आपने देखा बॉडी में स्कोप आया है, फिर सिग्निफिकेंस आया है, तो स्कोप का आपने स्पेसिफिकली डाल दिए 5 पॉइंट विद एग्जांपल्स, फिर सिग्निफिकेंस के 5 पॉइंट विद एग्जांपल्स, फिर चैलेंजेस के 5 पॉइंट विद एग्जांपल्स, फिर मेजर्स के 5 पॉइंट विद एग्जांपल्स, फिर आपने कंक्लूजन के 2-3 टेम्पलेट बना लिए कि ठीक है कंक्लूजन ऐसे ऐसे प्रकार का मैं लिख सकती हूँ। ये जब आप नोट तैयार करेंगे ना, ये 1 पेज में होना चाहिए, इसको हम 1 पेजर नोट कहते हैं। जब तक ये 1 पेजर नोट नहीं बनाएंगे आप, उसको कम से कम 10-12 बार आप रिवाइज नहीं करोगे, फॉरगेट कि आपको तब तक आंसर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, तब तक आप तब तक अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो जो भी आपकी स्पेसिफिक थीम है, चाहे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, जो भी थीम है, उस थीम का एक 1 पेजर नोट तैयार होना चाहिए। दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके आप 1 पेजर नोट बनाओ और उस 1 पेजर नोट को बार बार पढ़ो, कम से कम 8 से 10 बार, तब जाके यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है ना। अभी सिर्फ लेक्चर देखकर और लेक्चर के नोट बनाकर उससे आंसर राइटिंग नहीं लिखी जा सकती। जब तक आपने अपना जो नोट बनाया है वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के हिसाब से बनाया है, तब जाके उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट सर, और अभी ये 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं, तो अभी फ़िलहाल वो मैं ज्योग्राफी का कर लूँगी, वंस आई बी डन विद दैट, और साथ में आंसर्स भी। सो मेरा ये था कि अभी इट्स बीन 4 मंथ्स राइट, तो अभी ऑप्शनल जो है मेरा वो डिसाइड नहीं हुआ है अभी, बट मैं सोच रही थी कि मैं स्टार्ट करूँ ऑप्शनल भी पढ़ना, बिकॉज ज्योग्राफी भी ख़त्म हो रहा है, तो पॉलिटी के साथ साथ अभी मेरा साइकोलॉजी है, आई एम नॉट, मतलब मैंने तो कर लिया है, आई हैव given it a thought because I think that's my strongest suit, but I don't know because people have been saying that it's I mean I shouldn't opt for psychology as my optional, but I think मैं उसी को लेकर श्योर हूँ। मुझे नहीं अब समझ आ रहा है कि मैं साइकोलॉजी, बिकॉज मैंने अभी शुरू नहीं किया है, ऑल्दो आई हैव रेड द होल सिलेबस, और उसको देख के मुझे लगा कि ठीक है, ऑल्दो इट्स बिट लेंथी, ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है लेंथी, बट मुझे लगता है कि मैं वही कर सकती हूँ। आपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी रखा था? यस सर। ठीक है। सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कोई क्या बोल रहा है कि आज क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ चलता है एज लॉन्ग एज कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी के लेवल की अगर बात करें तो हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज सेम लेवल का ही सक्सेस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये साइकोलॉजी यूपीएससी में चलेगा, नहीं। अगर लोगों ने मैथमेटिक्स में रैंक 1 लाया है, इकोनॉमिक्स में रैंक 1 लाया है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनमें मार्क्स नहीं आते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। सोशियोलॉजी में लोगों ने क्वालिफाई किया है, जो सोशियोलॉजी में मार्क्स नहीं आते, बट दे हैव डन इट, साइकोलॉजी में क्वालिफाई किया है। तो एज लॉन्ग एज यूर गुड इन योर सब्जेक्ट और आपको बहुत मजा आ रहा है उसको पढ़ने में, आप स्ट्रेच में 7 महीना 8 महीना आपने बड़ा इन्वेस्ट किया है उसमें,
आप अच्छा कर पाएंगे उसमें. सो डोंट हैव एनी सेकंड थॉट्स. अगर आपको मन कर रहा है साइकोलॉजी पढ़ने में और आपको मजा आ रहा है उसमें और इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, और यू हैव अ वेरी गुड लाइक अ टीचर अवेलेबल फॉर दैट आल्सो, बिकॉज दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, एज वेल एज आपको टेस्ट सीरीज उसमें मिलेगी नहीं मिलेगी. तो इन चीजों को भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा कि साइकोलॉजी कौन पढ़ा रहा है इंडिया में और क्या उसमें टेस्ट सीरीज अवेलेबल है या नहीं है. तो बिकॉज टेस्ट सीरीज से एटलीस्ट 20-30 मार्क्स का फर्क आपको इंप्रूवमेंट मिल जाती है जब आप टेस्ट लिखना शुरू करते हैं साइकोलॉजी या अपने ऑप्शनल के. तो वो शुरू करने से पहले वो देख लेना. और आई डोंट थिंक आपको अभी शुरू करना चाहिए. मुझे लगता है कि अभी गेट होल्ड ऑफ द सिलेबस फर्स्ट. जीएस का पहले होल्ड ले लो, बिकॉज अभी अगर आप इसी वक्त ऑप्शनल शुरू कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि वो एक सही डिसीजन रहेगा. आपको तो पहले जीएस में कम से कम 6-8 महीने देने चाहिए जब आपको थोड़ा ग्रास्प होगा चीजें. बिकॉज शुरुआत में यू नो इतना कुछ है इसमें जो अभी आपने नहीं किया है. जैसे आई डोंट थिंक कि आपने अभी करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छे से किया होगा अभी तक, कि किया है? नहीं सर, नहीं किया. वो भी बोलने वाली थी मैं, करंट अफेयर्स. जीएस में अभी बैकलॉग है आपका काफी, तो मुझे नहीं लगता आप खामखा प्रेशराइज करोगे अपने आप को साइकोलॉजी पे. एक 6-8 महीने का टाइम जीएस में दे दो, अगले साल मुझे लगता है साइकोलॉजी शुरू कर सकते हो आप. श्योर सर. राइट सर. सब बस यही 2 कंपोनेंट्स का था और वही बैकलॉग का वही प्रॉब्लम था. और रिसेंटली ग्रेजुएशन भी हो गई, तो सर आई मीन इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम, बट आई थिंक आई शुड डिस्कस इट राइट नाउ. आई मीन शेयर इट. मास्टर्स का मेरा था बिकॉज माई mother was actually forcing me to go for masters and get myself admitted, even अगर मैं distance through ही करूँ. But मैंने फिलहाल के लिए I kept it aside because I want to give my time to preparation only. So मैंने वो ऐसे रख दिया because मैं नहीं चाहती कि because अगर मैं distance mode पे भी करूँ तो भी I have to give my time to it, assignments वगैरह. और ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. देखो अगर आप डिस्टेंस में भी, अगर इग्नो में है ये सब्जेक्ट है सर, बट स्पेशलाइजेशन नहीं है. आई गेस नॉर्मल जनरल साइकोलॉजी होगा. तो वो नहीं कर सकते आप. सर कर सकती हूँ. तो उसमें ऐसा कोई टाइम नहीं देना है आपको. ये असाइनमेंट का इतना कोई टाइम नहीं देना है. ये 1 हफ्ते की बात होती है. 1 हफ्ते में सब कुछ हो जाता है उसका. तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना कोई टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप मास्टर्स कर ही रहे हो तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके ऑप्शनल के साथ साथ. तो आई गेस कि इतना इमीडिएट मत करो. अगले साल अगर मास्टर्स के लिए जाओगे और उसी साल ऑप्शनल भी शुरू कर लो, तो उस दोनों को साथ में चलाओ. सर वो आई वाज सपोज टू फिल माय फॉर्म लास्ट मंथ ओनली, बट वो हो गया. तो अब दिसंबर में मेरा होगा. हाँ वो फिर ठीक है. उसी के बाद आपका ऑप्शनल भी शुरू हो जाएगा. तो तब तक इंतजार करो. दिसंबर से अगर आप एडमिशन ले लोगे, उसमें असाइनमेंट का कोई ऐसा टेंशन नहीं है. I'll tell you a way out. वीडियो पे नहीं बता सकता मैं. तो वो हो जाएगा असाइनमेंट का. इट्स अ मैटर ऑफ लेट्स से 2 days. ठीक है ना. हाउ डू वी डू दैट. और उसमें जो पेपर भी आता है वो इतना भी कुछ ऐसा नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर 5-10 साल के आपने कर लिए इग्नो के उठा के, आप पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो विद गुड मार्क्स. तो योर मदर इज राइट इन सेइंग दैट कि मास्टर्स करना चाहिए आपको, और साथ में ऑप्शनल के साथ साथ वो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपको इसमें. जी सर. दिसंबर तक वेट करो, उसके बाद कर सकते हैं. यस सर, यही प्रॉब्लम था. बाकी कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं है. नो सर, एज फार एज अभी तक ना आई डोंट थिंक सो. यही था. एक तो आंसर राइटिंग का था और जीएस का, वो करंट अफेयर का था. बिकॉज मैंने 2 महीने पहले शुरू किया था न्यूज़पेपर पढ़ना. वो मैं पढ़ती थी रोज सर, बट वो मुझे अच्छे से उसका भी नोट मेकिंग आता नहीं था. नहीं, नोट मेकिंग नहीं करना है उसका. न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाते. देखो होता क्या है, न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़िए. जैसे ओपिनियन है या फिर एडिटोरियल सेक्शन है, पढ़ रहे हैं आप. न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता. आपको एक एनालिटिकल एक स्पेसिफिक इशू पे एक एनालिटिकल अप्रोच चाहिए कि भाई इस इशू को कैसे देखा जा रहा है. ठीक है ना. तो जैसे किताबी जो नॉलेज है वो तो ठीक है, पर वो एक ओपिनियन बिल्ड नहीं कर पाता. तो हमें एक दूसरे का ओपिनियन चाहिए, एक लॉयर का ओपिनियन ऑन कि भाई वक्फ पे क्या चल रहा है. तो वो एक बड़ा जबरदस्त एक ओपिनियन बिल्ड करता है आपके अंदर. तो वो बस पढ़ना है आपको ऊपर से, बट डोंट मेक नोट्स का क्या सिस्टम है, जितना भी न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो मंथली मैगजीन में सब कवर हो जाता है.
ठीक है, सो उसको अलग से नोट बनाने की उसकी जरूरत नहीं है, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो Right. आप न्यूज़पेपर बस गो थ्रू करो ऊपर से, एंड डोंट स्पेंड मच टाइम इन न्यूज़पेपर। जैसे अभी के लिए तो यू शुड नॉट गिव इट मोर देन लेट्स से 50 मिनट्स, ठीक है ना। तो ऊपर से गो थ्रू कर लो और थोड़ा अप्रोच बिल्ड करो कि भाई ओपिनियंस कैसे, किस 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 स्फेयर में लोगों के कैसे कैसे ओपिनियन है इस पे, बस वो इनकलकेट करो अपने अंदर। बाकी नोट मेकिंग नहीं करना है उसमें। मंथली मैगजीन जो आप करते ही है, जैसे दृष्टि की उठा लो या फिर विजन की उठा लो, उसमें आपका वो कवर हो जाता है सारा का सारा। न्यूज़ जितने भी न्यूज़पेपर्स है वो सब मंथली मैगजीन्स में कवर हो जाते हैं। तो वो नोटेड फॉर्म नहीं होते हैं, वो पूरा नोट ही होता है। वो उसको प्रिंट आउट करके बस उसी को पढ़ना है, और बस उतना ही न्यूज़ पढ़ना है जितना आपका सब्जेक्ट यहाँ से हो रहा है। जैसे ज्योग्राफी में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, बट आपकी पॉलिटी में बहुत Quality. जाएगा। जी सर। बस पॉलिटी का न्यूज़ ही पढ़ना है, बाकी स्किप करते रहो। Right, sir. हाँ, वो बाकी अभी उसका फायदा नहीं है। सर, और मैं अब आई माइट जॉइन लाइब्रेरी आई गेस दिस अपकमिंग वीक। सो मेरा पहला फिलहाल यही फोकस है, मैं बैकलॉग ख़त्म कर लूँ अपने जो भी आए हैं, और ठीक। फिर साथ साथ आंसर्स भी ऐसे ही लिखूँ जैसे आपने बोला कि 1 पेज नोट जो भी वो। दैट्स अबाउट इट। ठीक है, कारिफ सर को दिखा देना, वो बता देंगे आपको कि कैसे राइट उसमें सर, राइट सर, टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना। राइट सर। ठीक है मशीद, ऑल थैंक द यू बेस्ट। सो मच। इंशाल्लाह कुछ भी जरूरत होगी आपको, डू लेट मी नो। ओके, श्योर सर, श्योर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।